स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पे। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का साइंस के टेस्ट की सीरीज में मैं आप सभी का एक बार बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी साइंस के टेस्ट की एक श्रृंखला चल रही है और आज भी हमारी इस श्रृंखला का एक और स्पेशल डे होने जा रहा है स्टूडेंट। मैं आप सभी को बता दूं कि यह श्रृंखला आपके सुपर टेट के एग्जाम को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस आपसे पूछी जाती है तो यह श्रृंखला आपका साथ देगी, फिर वो चाहे केवीएस हो, DSSB हो या कोई भी ऐसे परीक्षा, कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट कि यह बहुत ही खास सीरीज है जो कि हर रोज लाइव आपके सामने 3 बजे होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने कैलेंडर में ये टाइम जरूर बुक कर लें और विज्ञान के एक शानदार सेशन के साथ 3 बजे जरूर जुड़े। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक एस्पिरेंट तक ये क्लास पहुंच सके। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सपने हैं इन क्लासेस के माध्यम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो मेक श्योर कि आप एक बार उन तक इन क्लासेस को जरूर पहुंचा दीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट अगर आज आप पहली बार एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के साथ जुड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एग्जामपुर टीचिंग स्कूल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक टाइम पर मिलती रहे। साथ ही साथ स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका लाइक बहुत अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है ताकि आपका रेगुलर फीडबैक हमें मिल सके। साथ ही साथ स्टूडेंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता दूं स्टूडेंट कि यह हफ्ता यानी कि 10 वीक इज स्पेशली डेडिकेटेड टू एग्जामपुर डबल धमाका, यानी कि इसमें आपको एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर अगर आप इस वीक में एनरोल होते हैं किसी भी कोर्स के साथ तो सभी कोर्सेज पर एट प्रेजेंट आपको 60% का ऑफ मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक सेट के ऊपर भी आपको 30% का ऑफ दिया जा रहा है। स्टूडेंट एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में 60% ऑफ के लिए जुड़ने के लिए आपको ये कोड अप्लाई करना है, दैट इज सुपर 60, और बुक्स के लिए आपको कोड लगाना है स्टूडेंट बुक 30। यू सिंपली हैव टू अप्लाई अ कोड ऑफ बुक 30। तो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब करें। अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या बुक्स की मदद से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत अच्छे से यहां से ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं स्टूडेंट आज की क्लास का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है आंसर क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, नेम द फिनोमेना responsible for blue color of sky or sea. Name the phenomena responsible for blue color of sky or sea. पूछा जाता है समुद्र या आसमान का नीला रंग किस वजह से होता है। समुद्र या आसमान का नीला रंग किस प्रक्रिया की वजह से होता है, किस प्रक्रिया पर आधारित है। समुद्र या आसमान का नीला रंग किस प्रक्रिया पर आधारित है। कौन सा फिनोमेना है जिस पर समुद्र का नीला होना आधारित है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी, समुद्र या आसमान का नीला रंग कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है। बताएंगे स्टूडेंट कमेंट करके क्या आंसर बनेगा। द ब्लू कलर ऑफ स्काई और सी इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस। देखिएगा सिंपल सा आंसर बनता है यहां से। आपको पता है अगर कभी भी हम कलर्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम रंगों के बारे में बात करते हैं तो रंगों का जहां पर भी जिक्र होता है वहां पर जो आपका आंसर बनता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन बनता है। वो क्या बनता है स्टूडेंट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बनता है।
तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक हिंट आपको यहां से मिल रहा है कि कहीं पर भी अगर रंगों का जिक्र कर दिया जाए, कहीं पर भी अगर कलर्स के बारे में बातचीत हो जाए, तो जो कलर्स होते हैं, जो रंग होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली अगर किसी भी एप्लीकेशन में दे दिए जाए तो उसका आंसर क्या बनेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन बनेगा। जैसे आपसे पूछ ले कि खतरों के चिन्हों को लाल रंग का बनाते हैं, डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड इन कलर। जैसे आपसे क्या पूछ लिया जाए? आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट, डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड इन कलर, क्या कह देंगे स्टूडेंट? खतरों के चिन्हों को लाल रंग का बनाते हैं। डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड इन कलर। बोल देंगे स्टूडेंट कि खतरों के चिन्हों को लाल रंग का बनाते हैं। क्या बोल देंगे? खतरों के चिन्ह लाल रंग के बनते हैं। खतरों के चिन्ह लाल रंग के बनते हैं। अब भाई तब क्या आंसर आएगा? ये कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? तो भाई ये आधारित है जिस प्रक्रिया पर ये खतरों के चिन्ह लाल रंग के बनते हैं। आंसर क्या बनेगा? तब भी आपका आंसर आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्टूडेंट तब भी आपका आंसर क्या बनेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने देखा भी है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनमें टॉप पे लाल कलर का ही सिलेक्शन किया जाता है, बीच में स्टूडेंट आपको पता है येलो कलर होता है, और लास्ट में अगर आप देखें तो स्टूडेंट ग्रीन कलर होता है। तो खतरों के जितने भी चिन्ह होते हैं उन्हें लाल रंग का बनाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह होती है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, कि जो लाल रंग होता है वो हमें दूर से दिख जाता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है। धुआं हो, धुंध हो, यह रंग ऐसा रंग होता है जो हमें दूर से दिख जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट खतरों के चिन्हों को, डेंजर सिग्नल्स को किस रंग का बनाते हैं स्टूडेंट? लाल रंग से बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताएंगे वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ विच एलॉय? वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ विच एलॉय? कहा जाता है स्टूडेंट विद्युत फ्यूज की तार किस मिश्र धातु की बनती है? विद्युत फ्यूज की तार, विद्युत फ्यूज की तार किस मिश्र धातु की बनती है? विद्युत फ्यूज की तार किस मिश्र धातु से बनती है? मिश्र धातु की बनती है। बताएं, विद्युत फ्यूज की तार किस मिश्र धातु से बनती है? कौन सा एलॉय है जिससे इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर का निर्माण होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर है वो कौन से मिश्र धातु से बनती है? बताएंगे स्टूडेंट, कौन सा मिश्र धातु है जिससे विद्युत फ्यूज की तार का निर्माण किया जाता है? आप सभी को पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करें, अगर हम स्टूडेंट विद्युत फ्यूज के बारे में बात करें, जो विद्युत फ्यूज है वो हमारे घरों में सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज हमारे घरों में सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है कि एकदम से ना एक कमरे की लाइट चली जाती है, फिर आपको पता है एमसीबी डाउन हो जाता है और हमें उसको जाकर अप करना होता है। कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज भी देखा है। हर एक स्विच बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज बनता है। ये हमें करंट के झटकों से बचाता है। और अगर हम बात करें कि जो इसकी वायर है, जो इसकी तार होती है, वो किस मिश्र धातु की बनती है, ये आपको बताना है। इसकी जो वायर होती है स्टूडेंट वो किस मिश्र धातु की बनती है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसकी जो वायर होती है वो जिस मिश्र धातु की बनती है उसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट? उसका नाम बनता है सोल्डर। क्या नाम बनता है स्टूडेंट? सोल्डर। नाम बनता है स्टूडेंट टाका। क्या नाम बनेगा? टाका। बात करें स्टूडेंट अगर सोल्डर के बारे में, तो आपको पता है ना कि सोल्डर दो धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है। सोल्डर दो धातुओं का कॉम्बिनेशन है, दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वो दो मेटल कौन कौन से हैं, वो दो धातु कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट आंसर बन जाता है लेड एंड टिन, यानी कि सीसा, लेड यानी कि सीसा, और एक बन जाता है स्टूडेंट टिन। तो लेड के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो लेड का सिंबल होता है आपको पता है पीबी, और टिन के बारे में बात करें तो टिन का सिंबल होता है स्टूडेंट एसएन। दोनों को मिला दिया जाए तो सोल्डर नाम की मिश्र धातु तैयार हो जाती है। आपने सुना भी होगा,
आपने सुना भी होगा स्टूडेंट कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सोल्डरिंग के बारे में, अगर बात हो जाए सोल्डरिंग के बारे में तो आपको पता है बिजली की तारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, बिजली की तारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, बिजली की तारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, क्या बोल दिया जाता है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर इज कॉल्ड सोल्डरिंग। बिजली की तारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया भी सोल्डरिंग कहलाती है, और सोल्डर नाम के मिश्र धातु से ही स्टूडेंट ये जो विद्युत फ्यूज है उसकी जो तार होती है उसका निर्माण किया जाता है। विद्युत फ्यूज की जो वायर होती है वो किसकी बनती है स्टूडेंट, तो वो सोल्डर यानी कि ताका नाम के मिश्र धातु से तैयार की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे स्टूडेंट, एक और अच्छा सा सवाल है आपके लिए, which gas is used for artificial ripening of the fruits? Which gas is used for artificial ripening of the fruits? फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? बताएंगे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ढंग से पकाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल गैस बताएं, कौन सी गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जा सके? देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं फलों के बारे में, अगर बात हो जाए स्टूडेंट फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स को हमें कृत्रिम ढंग से पकाना है, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए आप सभी जानते हैं ना कि एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। वो गैस कौन सी है ये आपको बतानी है। देखिएगा, जहां तक रही बात फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि फलों के अंदर एक चीनी पाई जाती है, फलों के अंदर एक शुगर पाई जाती है, उसका भी नाम आप बता दीजिएगा। फलों के अंदर कौन सी चीनी होती है? फलों के अंदर जो चीनी होती है स्टूडेंट, उसका नाम बनता है फ्रुक्टोस। क्या बनता है? फ्रुक्टोस। तो फलों के अंदर जो चीनी पाई जाती है वो कौन सी है भाई? वो बनती है आपकी फ्रुक्टोस। बात करें अगर फ्रुक्टोस के बारे में, तो यही चीनी टॉफीज में पाई जाती है, यही चीनी कैंडीज में पाई जाती है, आपको पता है ना, यही चीनी शहद में भी पाई जाती है। टॉफी, कैंडी, शहद, इन सब में जो चीनी पाई जाती है उसका नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम है आपका फ्रक्टोस। उसका नाम क्या है स्टूडेंट? आपका फ्रक्टोस। इसी को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। और फलों को जल्दी पकाने के लिए, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम इथाइलीन है। उसका नाम इथाइलीन है। पॉलिथीन में इन फ्रूट्स को डाल दिया जाता है, साथ में इस गैस को यहां पर पैक्ड कर दिया जाता है और इससे जो फल है वो जल्दी नरिश्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट। एक फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस फर्टिलाइजर के बारे में, इसका नाम है एनपीके। इस फर्टिलाइजर का, इस उर्वरक का नाम बनता है स्टूडेंट एनपीके फर्टिलाइजर। क्या बनता है? एनपीके फर्टिलाइजर। भाई ये किस प्रकार का उर्वरक है, जरा बताएंगे इसके बारे में? एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये किस तरह का एक उर्वरक बनता है। ये एनपीके फर्टिलाइजर कैसे पौधों को, कैसे प्लांट्स को ग्रोथ में मदद करता है, कौन कौन से तरह के तत्व इस एनपीके फर्टिलाइजर की मदद से मिट्टी तक पहुंचाए जाते हैं। देखिएगा, अगर हम एनपीके के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से तरह के तत्व इसमें मौजूद हैं, तो स्टूडेंट एनपीके में इसके नाम के अंदर ही 3 तत्व छुपे हैं। एनपीके में स्टूडेंट इसके नाम में ही 3 तत्व छुपे हैं। एन से आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। क्या बनता है? नाइट्रोजन। पी से बात करें स्टूडेंट, तो पी से आ जाता है फॉस्फोरस। क्या आ जाता है?
ध्यान देंगे, फॉस्फोरस, पी से बन जाता है फॉस्फोरस। और के के बारे में बात करें तो के से बन जाता है पोटाशियम। क्या बन जाता है? पोटाशियम। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके बारे में तो यह बन जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इन तीनों तत्वों को मिट्टी में डाला जाता है, मिलाया जाता है, ताकि हम फसलों की गुणवत्ता को इंप्रूव कर सके। आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन जो है वो पौधों के विकास में सबसे ज्यादा आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर बात हो जाए कि पौधों के विकास में लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा पौधों के विकास के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है, तो स्टूडेंट आंसर बनता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं। पूछा जाता है माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है? क्या पूछा जाता है? हेड ऑफ मैचस्टिक कंटेन। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, जो माचिस की तिल्ली का सिर होता है उस पर क्या पाया जाता है? हेड ऑफ मैचस्टिक कंटेन्स। पूछ लेते हैं स्टूडेंट, माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है? माचिस की तिल्ली के सिर पर पाए जाने वाला तत्व बता दीजिएगा। माचिस की तिल्ली के सिर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? माचिस की तिल्ली के सिर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द मैचस्टिक? बताएंगे माचिस की तिल्ली के सिर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर आप सभी जानते हैं ना, क्या बनता है? लाल फॉस्फोरस। क्या बनता है? लाल फॉस्फोरस। तो माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फॉस्फोरस पाया जाता है। माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है? लाल फॉस्फोरस। क्या पाते हैं? रेड फॉस्फोरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माचिस की तिल्ली के सिर पर रेड फॉस्फोरस पाया जाता है, लाल फॉस्फोरस पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। फिर स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या बनता है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा एक और एक्साइटिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हम शेविंग ब्रश के बारे में बात करें और अगर हम शेविंग ब्रश को पानी में डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। जैसे ही हम शेविंग ब्रश को पानी में डालते हैं तो उसके फेदर्स ना इस तरह से फैल जाते हैं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपने देखा इस तरह से फैले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस शेविंग ब्रश को बाहर निकालते हैं, इस शेविंग ब्रश को, या आप कह लीजिए टू बी वेरी प्रिसाइज पेंट ब्रश को अगर आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, पानी से, तो इसके जो ये ब्रिसल्स होते हैं वो आपको पता है एक साथ क्लिंग हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि जो पेंट ब्रश है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो पेंट ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? जो ब्रिसल्स होते हैं, जैसे ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं, क्या पूछ लेते हैं, जैसे हम इसे पानी से बाहर निकालते हैं तो ऐसी क्या वजह होती है कि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक साथ क्लिंग्ड हो जाते हैं, एक साथ क्लिंग्ड हो जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है व्हाई ब्रिसल्स ऑफ द पेंट ब्रश, व्हाई ब्रिसल्स ऑफ द पेंट ब्रश clinged together after taking it outside from the water, after taking it outside from the water। क्या बोल रहे हैं? बोला जा रहा है कि जैसे ही हम पेंट के ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बाहर निकालने पर क्लिंग्ड क्यों हो जाते हैं, चिपक क्यों जाते हैं। क्या पूछा गया है कि जो पेंट के ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो पानी से बाहर निकालने पर चिपक क्यों जाते हैं, इसके पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार है, इसके पीछे कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट आंसर क्या बनता है? आंसर बनेगा सरफेस टेंशन।
आंसर बनता है स्टूडेंट पृष्ठ तनाव। क्या आंसर बनेगा? पृष्ठ तनाव। आंसर क्या बनेगा? सरफेस टेंशन। आंसर इज गोइंग टू बी पृष्ठ तनाव। बात करें अगर सरफेस टेंशन के बारे में, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट, आप सभी को पता है, एक लंबाई पर लगने वाला बल। क्या कहा जाता है? एक लंबाई पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। एक लंबाई पर जो बल लग रहा है स्टूडेंट, एक लंबाई पर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। आपको पता है बारिश की बूंदें भी जो गोल आकार की है, उसके पीछे का जो कारण बनता है वो भी क्या बनता है? पृष्ठ तनाव बनता है। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट पृष्ठ तनाव का क्या बनता है? न्यूटन पर मीटर। क्या बनता है? न्यूटन पर मीटर। तो पृष्ठ तनाव की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। क्या बन जाती है? न्यूटन पर मीटर। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे, इसका क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द फाइबर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। नेम द फाइबर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। Name the fiber used in making bulletproof jackets. कहा जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में कौन से फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा तंतु बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में काम करता है, बनाने में इस्तेमाल होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कौन सा तंतु इस्तेमाल होता है? कौन सा फाइबर ऐसा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट्स? बताएंगे स्टूडेंट क्या आंसर बनेगा? बुलेट प्रूफ जैकेट्स के निर्माण में कौन से फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, ठीक है, अगर हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल तरह के फाइबर की हमें जरूरत पड़ेगी, एक स्पेशल तरह के तंतु की हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर आपसे पूछ रहे कि उसका आंसर क्या बनता है स्टूडेंट, तो आंसर बनेगा केवलर। क्या बनता है आंसर स्टूडेंट? केवलर। वेरी इंपॉर्टेंट, केवलर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात हो रही है। गोली रोधक जो जैकेट्स होती हैं जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम केवलर कहते हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, बताएंगे नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? बताएंगे स्टूडेंट नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर में क्या उपस्थित होता है? क्या होता है? बताएंगे स्टूडेंट नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है? देखिएगा नेल पॉलिश रिमूवर आपको पता है कि एक कूलिंग सेंसेशन देता है, ठंडा ठंडा एहसास देता है, क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया होती है स्टूडेंट जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं स्टूडेंट। और अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में बात कर रहे हैं तो इतनी सी बात समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर एसीटोन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एसीटोन होता है। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन स्टूडेंट एसीटोन। बात किसके बारे में हो रही है? एसीटोन के बारे में। और आपको पता है ना कि जैसे ही इसे लगाया जाता है ठंडा ठंडा एहसास होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और आपको पता है कि अगर हम इवेपोरेशन के बारे में बात करें तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन ठंडा एहसास देता है। आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होता है तो ठंडा एहसास होता है, इट कॉजेस कूलिंग। और आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है।
कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है, पृष्ठ पर होता है स्टूडेंट। कहां पर होता है? पृष्ठ पर होता है, सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, पृष्ठ पर होता है, सरफेस पर यह प्रक्रिया होती है। कहां पर होती है स्टूडेंट? सरफेस पर होने वाला फिनोमेना है, और यही हमारा बेसिकली जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी प्रश्न आपके क्लियर होते जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे यहां पर नोट्स बना रहे हैं और इन सभी प्रश्नों को देखते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे हु इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत के जनक किन्हें कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत के जनक किन्हें कहा जाता है? बताएंगे स्टूडेंट, परमाणु सिद्धांत के जनक किन्हें कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत के जनक किन्हें कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? या फिर आप कह लीजिए कि जिन्होंने परमाणविक सिद्धांत हमें दिया है, परमाणु के बारे में जिन्होंने हमें बताया है, वे कौन हैं? फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किन्हें कहा जाता है? बताएंगे स्टूडेंट, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परमाणविक सिद्धांत के जनक किन्हें कहते हैं? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एटम के बारे में, अगर बात हो जाए स्टूडेंट परमाणु के बारे में, तो जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, आपको पता है ना, वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण है, क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु है। बात करें कि परमाणु के आकार को किसमें मापते हैं, परमाणु के साइज को हम किसमें मापा जाता है, परमाणु के आकार को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो आप सभी जानते हैं परमाणु के आकार को एक यूनिट में दर्शाते हैं, और वो यूनिट है एंगस्ट्रॉम। वो यूनिट क्या है स्टूडेंट? एंगस्ट्रॉम। वो यूनिट क्या बन जाती है स्टूडेंट? एंगस्ट्रॉम। क्या बन जाती है स्टूडेंट? एंगस्ट्रॉम बन जाती है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। और परमाणु की खोज के लिए, या अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किन्हें कहा जाता है, तो स्टूडेंट जो आंसर बनेगा परमाणु सिद्धांत के जनक का, वो बनता है स्टूडेंट जॉन डाल्टन। किन्हें कहा जाता है? जॉन डाल्टन को जाना जाता है। इन्होंने ही आपको पता है परमाणु का आविष्कार किया है, यही परमाणु के आविष्कारक भी हैं, यही स्टूडेंट परमाणु के आविष्कारक कहलाते हैं। पूछ लिया जाता है परमाणु का आविष्कार किसने किया, तब भी आंसर क्या आएगा? जॉन डाल्टन। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तब भी आपका आंसर क्या बनेगा? जॉन डाल्टन। क्या बनेगा स्टूडेंट? जॉन डाल्टन बनेगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। पूछा जाता है स्टूडेंट, नेम द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? बताएंगे, नेम द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन भूमिका निभाता है? कौन सा प्रोटीन है जो इसमें भूमिका निभाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। आपको ब्लड कोएगुलेशन के बारे में कुछ खास बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, वहीं से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ब्लड कोएगुलेशन यानी कि रक्त का थक्का जमना। बताएंगे स्टूडेंट क्या आंसर बनेगा? रक्त का थक्का जमने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। ब्लड कोएगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आपको चोट लगती है तो कुछ समय के बाद ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है। कुछ समय के बाद ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है। जब रक्त का थक्का जमता है, जब स्टूडेंट रक्त का थक्का जमता है तो कुछ समय के बाद ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है, ठीक है। इसी को हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आपको पता है जब आपके शरीर से ब्लड बह रहा है तो कुछ समय के बाद
ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना। स्टूडेंट, जब प्रश्न पूछा जाता है ब्लड कोएगुलेशन से संबंधित तो कुछ खास बातें, कुछ खास प्रश्न यहां से बन जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे क्या बन जाता है? पहला प्रश्न बनता है कौन सी कोशिकाएं इसमें मदद करती है, कौन से सेल इसमें मदद करते हैं, कौन सी कोशिका इसमें मदद करती है। फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फिर आपसे क्या पूछ लेंगे? कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज रक्त का थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, कौन सा खनिज इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो देखिएगा, अगर सेल के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट जो सेल आते हैं वो आपके बनते हैं प्लेटलेट्स। क्या बनते हैं स्टूडेंट? प्लेटलेट्स। जो सेल आपके बनते हैं स्टूडेंट वो बन जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। क्या बन जाएंगे स्टूडेंट? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। फिर अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात कर लूं तो स्टूडेंट प्रोटीन बन जाता है आपका फाइब्रिनोजन। कौन सा बन जाता है? फाइब्रिनोजन। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं जहां पर साइंस पूछी जाती है तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आंसर बनता है फाइब्रिनोजन। मिनरल के बारे में बात करें तो स्टूडेंट कैल्शियम बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम बन जाता है स्टूडेंट। इसका आंसर क्या बनेगा? कैल्शियम बन जाएगा। कैल्शियम विल बी द मिनरल आयंस। कैल्शियम के जो मिनरल आयंस होते हैं वो आपको पता है रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। किसमें? ब्लड कोएगुलेशन में, रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर सिंपल सी बात हम करें रक्त का थक्का जमाने के बारे में तो रक्त का थक्का जमाने में ये सब हमारी मदद करते हैं। और एक सबसे खास क्वेश्चन को जरूर लिख कर रखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने से एसोसिएटेड है? कौन सा विटामिन इस प्रक्रिया में एक और इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान लीजिएगा भूमिका निभाता है? तो आंसर बनता है विटामिन के। क्या बनता है? आप सभी को पता है विटामिन के। और अगर विटामिन के के बारे में बात करें तो इसका केमिकल नाम होता है फाइलोक्विनोन। इसी का रासायनिक नाम क्या बनता है? इसी का रासायनिक नाम बनता है फाइलोक्विनोन। क्या बनता है? फाइलोक्विनोन। ये सारी बातें बस आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और यहीं से आपके डायरेक्ट जो सवाल हैं वो यहां से पूछ लिए जाते हैं। फिर स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपने एटोमाइजर देखा होगा या आपने वो जो मच्छर मारने वाली दवाई स्प्रे करने आते हैं ना वो देखी होगी, या आपने पिचकारियां देखी होगी, ठीक है। तो आपको पता है उनकी ना जो नोजल होती है उसकी इस तरह का आकार होता है। ये जो नोजल होती है इसका इस तरह का आकार होता है, ठीक है। और आपको पता है फिर इससे इस तरह से आपको पता है यहां से जो या इस तरह से जो लिक्विड का फ्लो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो पूछ लिया जाता है फिर जो आपके वो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है? नेम द प्रिंसिपल। क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट नेम द प्रिंसिपल ऑन विच एटोमाइजर वर्क, ऑन विच एटोमाइजर और स्प्रेयर वर्क, ऑन विच एटोमाइजर स्प्रेयर वर्क्स पूछ लिया जाता है। क्या कंसेप्ट बन जाता है? उस सिद्धांत का नाम बताएं, उस सिद्धांत का नाम बताएं, का नाम बताएं, बताएं जिस पर स्प्रेयर काम करते हैं, जिस पर स्प्रेयर काम करते हैं। कौन सा सिद्धांत है जिस पर स्प्रेयर काम करते हैं? जो एटोमाइजर होते हैं स्टूडेंट आप देख सकते हैं उनकी नोजल कुछ इस प्रकार की होती है, यहां से इस तरह से लिक्विड जो है वो बाहर आता है। तो पूछ लिया जाता है कौन सा वो सिद्धांत है जिसपे एटोमाइजर या जो स्प्रेयर है वो बेसिकली काम करते हैं। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बन जाता है यहां से। और इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है बर्नौली थ्योरम। क्या बनता है स्टूडेंट? बर्नौलीज थ्योरम। इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है बर्नौली प्रमेय। क्या बनता है? बर्नौली प्रमेय, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। आपको पता है अगर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैग्नस इफेक्ट के बारे में।
एक प्रभाव है स्टूडेंट जिसे मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नस का प्रभाव। जो मैग्नस प्रभाव है उसका मतलब क्या होता है? आपको पता है ना, बॉल स्पिन कर जाती है। आपको पता है ना, बॉल स्पिन कर जाती है। आपने मैचेस देखे होंगे क्रिकेट के, आपको पता है कि जो बॉल होती है ना वो स्पिन कर जाती है। मतलब बॉलर जो है थ्रो तो किसी और दिशा में करता है और जब बैट्समैन के पास पहुंचती है तो किसी और दिशा में जाके पहुंचती है। इसी को कहते हैं बॉल का स्पिन कर जाना। इसी को क्या कह देते हैं स्टूडेंट? इसी को कह देते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल। तो बॉल का स्पिन कर जाना, गेंद का स्पिन कर जाना, पूछ लेते हैं क्या कहलाता है? तो गेंद का स्पिन कर जाना मैग्नस का प्रभाव कहलाता है। गेंद का स्पिन कर जाना मैग्नस का प्रभाव कहलाता है स्टूडेंट। और आपको बता दूं कि यह भी जो है वो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। यह भी जो है वो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। यह भी जो है वो स्टूडेंट बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर ही यह भी आपका एसोसिएटेड है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक और अच्छा शानदार सा प्रश्न बन जाता है। पूछ लेते हैं, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस टाइफॉइड? टाइफॉइड का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बताएंगे टाइफॉइड का पता करने के लिए कौन से परीक्षण का इस्तेमाल होता है? टाइफॉइड का पता करने में परीक्षण कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा टेस्ट है जिससे हम टाइफॉइड के बारे में पता करते हैं? आप सभी को पता है कि टाइफॉइड एक तरह का फीवर है, एक तरह का बुखार है। और ये किससे होता है? तो आपको पता है टाइफॉइड एक बड़े हाई फाई जीवाणु से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। क्या नाम है इसका? सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। ठीक है। और आपको ये पता है स्टूडेंट कि अगर हम टाइफॉइड के बारे में बात करें तो टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए, इसके परीक्षण के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बनता है विडाल टेस्ट। क्या बनता है स्टूडेंट? विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोस टाइफॉइड। और साथ ही साथ एक और प्रश्न लिख लीजिएगा, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस एड्स? विच टेस्ट is used to diagnose AIDS? पूछ लिया जाता है एड्स के परीक्षण में कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? एड्स का पता करने में, एड्स का पता करने में इस्तेमाल परीक्षण कौन सा है? कौन सा परीक्षण है, कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल एड्स का पता करने के लिए किया जाता है? इसका भी नाम बताएंगे कि एड्स का पता करने के लिए कौन से टेस्ट का, कौन से परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि एड्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, यानी कि आपको पता है विषाणु से होने वाली बीमारी है। आप सभी जानते हैं एड्स इज अ वायरल डिजीज। विषाणु से होने वाला रोग है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसके लिए कौन सा टेस्ट, तो स्टूडेंट बनता है एलिसा। टेस्ट का नाम है स्टूडेंट एलिसा। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ठीक है। पूछा जाता है कि एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टूडेंट यहीं पर लिख लेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये किसकी फुल फॉर्म बनती है? ये एलिसा की फुल फॉर्म बनती है। एलिसा क्या है? एलिसा वो टेस्ट है स्टूडेंट जिससे एड्स को डायग्नोस किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। कुछ मिनरल के ना ओर्स पूछ लिए जाते हैं। कुछ मिनरल के ना ओर्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई खनिज है तो उनके अयस्क भी होंगे। अगर खनिज है तो आपको पता है उनके अयस्क भी होंगे, उनके ओर्स भी होंगे।
तो कौन सा मिनरल कौन से अयस्क से प्राप्त होता है, यह आपको पता होना चाहिए यहां से। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम के बारे में स्टूडेंट। आपको पता, अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट ओर बनता है, एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, तो स्टूडेंट आंसर बनता है बॉक्साइट। क्या बनता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर है एक, जिसका नाम बन जाता है बॉक्साइट। क्या बन जाता है? बॉक्साइट। फिर आपसे पूछ लेते हैं, जैसे किसके बारे में? हेमेटाइट के बारे में आपसे पूछ लेंगे स्टूडेंट, हेमेटाइट के बारे में पूछ लेते हैं। अगर हम हेमेटाइट के बारे में बात करें, हेमेटाइट के बारे में बात करें, या अगर हम मैग्नेटाइट के बारे में बात करें, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट स्टूडेंट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका ओर है? जरा बताएंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका ओर है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका ओर है? जैसे आपने बताया कि जो एल्यूमिनियम है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट ओर है स्टूडेंट, जिसका नाम है बॉक्साइट। क्या ओर है? बॉक्साइट। वैसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किसके ओर है, तो आंसर बन जाता है आयरन। आंसर बन जाता है स्टूडेंट लोहा। तो लोहे के दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। कौन कौन से बनते हैं? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। स्टूडेंट यहां से भी प्रश्न शॉर्ट पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न आता है। मिनरल्स और ओर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपसे आयरन के ओर पूछ लिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बन जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपको पता है एक और होता है जिसका नाम है पिच ब्लेंड। आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, किसके बारे में? पिच ब्लेंड के बारे में आपने नाम सुना है स्टूडेंट, पिच ब्लेंड के बारे में। तो पूछ लेते हैं पिच ब्लेंड किसका ओर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिच ब्लेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो पिच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। ये किसका ओर बनता है? ये यूरेनियम का ओर बनता है। इट इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता है एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल एक फ्यूल की तरह किया जाता है, ये बात आप सभी को पता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट और कौन कौन से ओर्स बन जाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा जैसे गैलेना का एक ओर है स्टूडेंट, गैलेना, ठीक है। एक स्टूडेंट और बनता है सिनेबार, एक और बनता है जिसका नाम है सिनेबार, ठीक है। और स्टूडेंट एक और बनता है जिसका नाम है डोलोमाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। डोलोमाइट, क्या नाम बनता है स्टूडेंट? डोलोमाइट। इन सभी के आपको बताने हैं कौन कौन से, ये किस मिनरल के अयस्क हैं। जरा बताएंगे किस मिनरल के ये अयस्क बनते हैं, ये कौन कौन से मिनरल्स के अयस्क बनते हैं, बताएंगे भाई किस किस मिनरल्स के ये अयस्क हैं। यूरेनियम के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। अगर यूरेनियम के बारे में बात हो जाए तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनता है पिच ब्लेंड। बात करें गैलेना, ठीक है, तो आंसर बनेगा लेड। आंसर क्या बनता है? लेड यानी कि सीसा। क्या बनता है? लेड यानी कि सीसा। फिर बात हो जाए किसके बारे में? मरकरी के बारे में, यानी कि पारा। तो पारा का एक इंपॉर्टेंट ओर बनता है जिसका नाम है सिनेबार। मरकरी सिंबल Hg, इसे कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? पारा। तो पारा इज ऑल अबाउट दिस सिनेबार। एंड डोलोमाइट के बारे में बात करें तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का ओर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक ओर बनता है जिसका नाम बनता है स्टूडेंट डोलोमाइट। क्या नाम बन जाएगा? डोलोमाइट, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर आ जाए तो स्टूडेंट आंसर क्या बनेगा? डोलोमाइट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आंसर इज गोइंग टू बी डोलोमाइट, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके अयस्क बनते हैं, ओर्स बनते हैं,
ठीक है, इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनता है। फिर स्टूडेंट आगे चलेंगे, एक इंपॉर्टेंट एलॉय है जिससे प्रश्न बनता है, एक इंपॉर्टेंट मिश्र धातु बन जाती है, इसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट एक मिश्र धातु है जिसका नाम है जर्मन सिल्वर, इसका नाम बनता है स्टूडेंट जर्मन सिल्वर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा कि इसका प्रश्न क्यों आता है। देखिएगा, आपको पता है जब भी मिश्र धातु के बारे में बात होती है तो कहीं ना कहीं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है, अगर हम ब्रास के बारे में बात करें, पीतल के बारे में बात करें, तो ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक पाया जाता है। ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन पाया जाता है। अब यहां पर क्या मुश्किल आती है आपके सामने कि आपको कहीं ना कहीं यह लगता है कि अगर इसका नाम जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर तो हो गई, और हैरानी की बात क्या है कि इसका नाम तो सिल्वर है, मतलब इसके नाम में तो जर्मन सिल्वर आता है, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सिल्वर नहीं आता, मतलब इसके अंदर एज अ अवयव सिल्वर नहीं है। फिर आता है भाई इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या सर, फिर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या? तो भाई इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कॉपर, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिंक, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है निकल। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है भाई, इसमें पाया जाता है कॉपर, जिंक और निकल। और आपको पता है कॉपर और जिंक क्या बनते हैं, ब्रास बनते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम ब्रास के अंदर, ये देखिएगा ये हमारे पास ब्रास की कंपोजिशन है, जब आप इसे याद रखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर पीतल के अंदर यानी कि ब्रास के अंदर अगर निकल मिला दें तो वो एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु बन जाता है जिसका नाम जर्मन सिल्वर है। इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है, हालांकि आपने देखा इसमें सिल्वर नहीं है। तो क्वेश्चन आता है इसे फिर जर्मन सिल्वर क्यों बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा क्योंकि ये सिल्वर के जैसा दिखता है, क्योंकि ये चांदी के जैसा दिखता है भाई, क्योंकि ये चांदी के जैसा दिखता है। इसकी जो अपीयरेंस है वो किसके जैसी है, चांदी के जैसी है, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, जर्मन सिल्वर बोल देते हैं। इसका वाइडली यूज किया जाता है इन मेकिंग लॉक्स, यानी कि ताले बनाने में काम आता है, चाबियां बनाने में काम आता है, कीज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जिपर्स बनाने में करते हैं, चेन्स बनाने में किया जाता है, हर जगह पर इसका वाइडली यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। तो ये थे आज के कुछ शानदार प्रश्न, ये देखिएगा, इन्हें बहुत अच्छे से आप सभी रिवाइज कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, इन सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो छोटा मोटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है आपका लाइक हमेशा से मेरे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक शानदार साइंस के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या गाइस, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। बाय बाय।